जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स था उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्टर एक्ट 1813 देखा था और उससे रिलेटेड फीचर्स देखे थे। आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। देखिए, ये सबसे फाइनल स्टेप था जिसमें पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज थी उनको सेंट्रलाइज किया गया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब पावर को कंसंट्रेट किया गया इन दी सेंट्रल, तो उसी को बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिसकी शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया था और जो बाकी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको सबॉर्डिनेट बनाया गया था। मतलब सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत जो थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई और बढ़ते 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 आज 1833 तक आते आते ये फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब इस एक्ट में जो फीचर्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करें, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम all civil and military powers. Thus, the act created for the first time government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. देखिए, चार्टर एक्ट 1833 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी तक जिनको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह रहे थे उनका डेजिग्नेशन इस एक्ट के थ्रू चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और उनको सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। मतलब कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरी पावर्स दे दी गई इंक्लूडिंग द सिविल एंड द मिलिट्री पावर्स। इससे क्या हुआ? इस एक्ट से फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट हुआ। There is a creation for the government of India which is having the authority over the entire territorial area possessed by the British in India। मतलब जितने भी टेरिटोरियल एरिया में ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था उन सारे टेरिटोरियल एरियाज में जो अथॉरिटी आ गई वो किसके हाथ में आ गई? एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड कौन बने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब उसका डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो सबसे पहले बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको ये नाम याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक became the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हैं, क्योंकि इससे पहले इनका डेजिग्नेशन क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद उनका डेजिग्नेशन चेंज होके क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज वेल एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे तो क्या था वो? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में चेंज किया गया था, जब बंगाल के गवर्नर को, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को किसमें चेंज किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। एंड द फर्स्ट पर्सन हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विलियम बेंटिक जो बन गए वो बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, it deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. देखिए, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर्स हुआ करते थे उनकी जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, अब उन लेजिस्लेटिव पावर्स को भी खत्म कर दिया गया और सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब एंटायर टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव पावर्स किसके हाथ में दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। मतलब पूरी तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया, चाहे वो लेजिस्लेटर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, वो सारी पावर्स जो थी वो पूरे ब्रिटिश इंडिया की किसके हाथ में आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी
which became a purely administrative body। देखिए लास्ट चार्टर एक्ट 1813 में मैंने आपको बताया था कि कंपनी की मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, लेकिन दो सेक्टर्स में अभी भी उनकी मोनोपोली चल रही थी, जिसमें एक था ट्रेडिंग इन टी और दूसरा था ट्रेड विद चाइना। क्लियर? सॉरी। चार्टर एक्ट 1833 में वो जो दो फैक्टर्स थे जिसमें ट्रेड विद टी एंड ट्रेड विद चाइना था, उन दोनों को भी खत्म कर दिया गया और पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ कॉमर्शियल बॉडी समाप्त कर दिया गया। मतलब अब उनका कोई भी मोनोपोली नहीं बची और अब उनकी पूरी एक्टिविटीज को एज अ कॉमर्शियल बॉडी खत्म कर दिया गया और अब वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। मतलब आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरीके से, जो कॉमर्शियल बॉडी थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। अब ये क्या हो गई, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी वाज इन इंडिया वेयर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज आयर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब एक तरीके से जो भी कंपनीज की टेरिटरी थी इंडिया में, वो एक तरीके से क्यून प्रोक्लेमेशन के आधार पर आ गई। मतलब इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स, मतलब वो एक तरीके से क्वीन के प्रोक्लेमेशन पे आ गई कि वो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही टेरिटरी है। क्लियर? तो कंपनी की जो टेरिटरी थी वो एक तरीके से पूरी इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टीज आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फीचर याद रखना है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated that the Indian should not be debarred from holding any place office and employment under the company। मतलब कि इस एक्ट के थ्रू एक अटेम्प्ट किया गया कि एक ओपन कंपटीशन किया जाए फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। देखिए इससे पहले कहीं पर भी ओपन कंपटीशन की बात नहीं आई थी। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो एज अ सिविल सर्विसेज ओपन कंपटीशन होता है। ओपन कंपटीशन का मतलब होता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है, फिर फॉर्म भरे जाते हैं, फिर एग्जामिनेशन क्रिएट होता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद फिर जो अपॉइंटमेंट की जाती है, जिनका सिलेक्शन होता है वो अपॉइंट होते हैं। मतलब द डोर इज ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। तो वैसे ही ओपन कंपटीशन का सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, आपको याद रखना है। हालांकि उस टाइम पे ओपन कंपटीशन शुरू नहीं किया गया था, लेकिन सबसे पहला अटेम्प्ट जो था वो 1833 एक्ट में डाला गया था कि एक ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऑपोजिशन के कारण फिर इसको नेगेट कर दिया गया था, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपोज कर रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि जो बड़ी सर्विसेज हैं या जो तो क्लास वन सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस को इंक्लूड किया जाए। तो इस एक्ट के थ्रू एक अटेम्प्ट मारा गया कि इंट्रोड्यूस किया जाए एक ओपन कंपटीशन, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। क्लियर? तो यहाँ पर आकर के हमारे सारे फीचर्स खत्म होते हैं। अब अगर मैंने आपको बात करी द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये हैं जनाब लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सबसे पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के। क्लियर? और ये लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो यहां पर आकर के हमारा चार्टर एक्ट 1833 खत्म होता है। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको ये याद रखना है कि इसके दरमियान पूरा सेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का। दूसरा, विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उनको सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। इसके अलावा फर्स्ट अटेम्प्ट भी हुआ फॉर द ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, फॉर द अपॉइंटमेंट इन द सिविल सर्विसेज। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। और यहाँ पर आकर के हमारा चार्टर एक्ट 1833 कंप्लीट होता है। एंड गाइज आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैं इसमें फैक्ट बेस्ड जीके में रेगुलरली हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, और एक ये बहुत बड़ी सीरीज़ में बनाऊंगा जिसमें सारे फैक्ट्स को कवर किया जा सके, जो कि एग्ज़ाम टाइम पे आपके लिए रिविजन्स के लिए ये सीरीज़ जो होगी वो सबसे बेस्ट होगी। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।